What's up, guys? A very warm good evening to all the Bacha party out there. Well, this is your biology master teacher Akshansh, and बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी न्यू सीरीज दैट इज NSCS Mastermind series. जिसमें we are aiming to teach you Campbell line by line. मेरे एनसीईआरटी तो बेटा तुम भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ. बट कैम्बल एक ऐसी बुक है जिसमें बच्चे सच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं. बच्चे कैम्बल पढ़ना तो चाहते हैं, but the barrier is its language. It's an international publication. तो बच्चों को लैंग्वेज के साथ बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं. बच्चों को समझ में नहीं आता व्हाट द बुक वांट्स टू टेल यू. तो हम उसी चीज को आपके सामने सिंप्लीफाई करके ला रहे हैं एंड इसीलिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अ टूर ऑफ द सेल एंड दैट इज द कैम्बल एडिशन. Well, before starting the video, I would like to tell you one thing. The Campbell flow of the topics, flow of the chapters is different from that of NCERT. NCERT में टॉपिक्स को जिन टॉपिक्स को सेम चैप्टर में कवर किया गया है, कैम्बल में उन्हीं टॉपिक्स को अलग अलग चैप्टर्स में कवर किया गया है. सिंस वी आर गोइंग टू फॉलो विद कैम्बल ओनली लाइन बाय लाइन, तो इसलिए जो सीरीज ऑफ टॉपिक्स होगा वो कैम्बल के अकॉर्डिंग होगा. एंड डोंट वरी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये डायरेक्टली कैम्बल से लिया गया है, लाइन बाय लाइन होगा. तो यू नीड नॉट इवन, अगर आप इस सीरीज को बाय हार्ट फॉलो करते हो, आपको कैम्बल को उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और अगर आप देखना भी चाहोगे तो आपको एक बार भी पढ़ के सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट. नाउ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ NCERT has always said कि cell is the fundamental structural and functional unit of. तो बेटा हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि सेल क्या है. वैसे जैसे केमिस्ट्री में आपके लिए एटम है. Guys, we have always said कि मैटर क्या होता है? मैटर anything that occupies space, has some mass and can be perceived by our senses is known as matter. कोई भी जिसका मास हो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, हमारे सेंस ऑर्गन से परसीव कर पा रहे हैं, वो मैटर है. जैसे मैं भी एक मैटर हूं, तुम भी एक मैटर हो, ये बोर्ड भी एक मैटर है, साइंस भी एक मैटर है. नाउ द पॉइंट इज कि what the matter is made up of. So we know the matter is made up of tiny particles known as atoms. जैसे केमिस्ट्री में आपके लिए एटम्स हैं, वैसे ही बायोलॉजी में हमारे सेल्स हैं. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज का बना हुआ होगा? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो बेटा आपका बना हुआ होगा सेल से. किस चीज से बना हुआ होगा? वो बना हुआ होगा सेल से. ओके, सो इफ आई टेल यू बेटा एटम्स होते हैं, एटम्स होते हैं ना, व्हाट एटम्स वी आर गोइंग टू कंसीडर? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली ओके, नॉट लाइक दिस, इट इज अ या. सो सिंस वी आर डीलिंग विद द लिविंग सिस्टम, हम मेजर एटम्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे वो होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो ये जो एटम्स हैं, दे कम टू मेक द molecules and from the molecules they make macromolecules. Macromolecules में what you have polysaccharides, you have proteins, you have DNA, RNA, etc, etc. Now from macromolecules you will have the cell organelle, and from cell organelle ultimately you will get the cell. And anything less than the cell does not ensure any independent existence. This is what the NCERT says. तो atoms होते हैं, atoms come together to make the molecules they get the macromolecules, cell organelle and ultimately you get the cell. So Campbell ने इसी point को उठाया है and Campbell has defined the cell as that in the hierarchy of biological organization, the cell is the simplest collection. It is the simplest collection of matter that can be considered as a living entity. It can be considered as a living entity. Now, on the basis of complexity of body structure or structural organization, the living organisms can be classified as. आपकी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं. दे कैन ईदर बी यूनिसेलुलर, दे कैन ईदर बी मल्टीसेलुलर. ओके, सो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम लिखना चाहें तो व्हाट कैन बी द नेम्स? फर्स्ट इज अमीबा, then you have paramecium, you have yeast,
You have chlamydomonas. Etc. These are 14 organisms which are unicellular. They are made up of single cells. Now, what are multicellular organisms? So the organisms which are made up of multiple cells. Example में plants, human, animal, birds, insects, etc. etc. तो अगर मैं तुम्हें एक पॉइंट बताऊं, मैं क्या बताऊं तुम्हें? मैं तुम्हें बताऊं कि इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा पार्ट यहां से, कि एक ह्यूमन में कितने सेल्स हो सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बियॉन्ड कैम्पबेल इवन. ओके, सो क्या क्या हो सकता है ह्यूमन बॉडी में, कितने सेल्स हो सकते हैं, कितने टाइप ऑफ सेल्स हो सकते हैं, इसके रिलेटेड आई वुड लाइक टू टेल यू सम डेटा. दैट इज कि एक न्यूली बॉर्न इन्फेंट बेबी में, एक न्यूली बॉर्न इन्फेंट बेबी में there will be around 2 into 10 raised to the power 12. 10 raised to the power 12, that is the trillion, that is 2 trillion cells. And एक adult में या कोई भी ऐसा human जिसका approx weight around 60 kg है, that individual will have 100 into 10 raised to the power 12 cells, that is 100 trillion cells. और ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्स देयर आर 200 टाइप्स ऑफ सेल्स. ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी में 200 टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे, इंक्लूडिंग एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, हेडिकोसाइट्स, बोन सेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, नाउ सो हाउ कैन यू विजुअलाइज द सेल? आप सेल को कैसे देख सकते हैं? सेल को हम unaided eyes की हेल्प से नहीं देख सकते, मतलब हम naked eyes की हेल्प से सेल्स को विजुअलाइज नहीं कर सकते. So we need a particular instrument for that, which is known as a microscope. क्या कहते हैं उसे? We call it as a microscope. So microscope हेल्प करता है हमें सेल्स को विजुअलाइज करने में. अब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कब हुआ था? So microscopes जो थे they were invented in 1590 and उसके बाद उनका मॉडिफिकेशन होने लगा, उनकी और ज्यादा डिफाइनिंग होने लगी. ओके, so they were refined during the 1600s. Now जो सेल था, it was first seen by Robert Hooke in 1665 as he looked through a microscope at dead cells from the bark of an oak tree. So Robert Hooke ने क्या किया? He was actually a mathematician and physicist. वो माइक्रोस्कोप्स के ऊपर काम कर रहे थे. He wanted to make them better. तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? Since during his work, he actually observed a thin slice of cork or bark of Spanish oak tree under his own made primitive microscope, जिसमें उन्हें honeycomb like structures दिखे. उन्हें क्या दिखे? उन्हें ऐसे honeycomb like structures दिखे जिनको उन्होंने नाम दिया as cellular और cell, right? So these were the honeycomb-like structures that he observed, and this is the microscope that he was using. Okay, so it was actually Robert Hooke जिन्होंने cells को discover किया था. So उन्होंने जो देखा वो actual में cell wall ही था. बेटा cell क्या था? Dead cell था. So उन्होंने जो actual में visualize किया, this is actually the cell wall. So that's why Campbell says, I have actually taken out the lines. Cell walls were first seen by Robert Hooke in 1665. As he looked through a microscope at dead cells from the bark of an oak tree. I hope this part is clear to all of you. Now, a few years later, in 1674, it was Antony von Leeuwenhoek जिन्होंने living cells को visualize किया. He was the one जिन्होंने living cells को first time observe किया और he named them as animalcules. उन्होंने उसे क्या नाम दिया? He named them as animalcules. Okay, I hope this much is clear to all of you. So this is Antony von Leeuwenhoek. This is the microscope that he was working with, and उनके ये observations थे. तो उन्होंने अपने observations को इस तरह से पेंसिल पे ड्रॉ किया था. Right? So these are this is the original picture. ठीक है? I hope this part is clear to all of you. Now, 3 important parameters in microscopy. 3 important parameters of microscopy. तो बेटा जो तुम्हारे स्कूल के बायो लैब में माइक्रोस्कोप है, जो रॉबर्ट हुक ने यूज किया, ल्यूवेनहॉक ने जो माइक्रोस्कोप यूज किया, वो सारे के सारे लाइट माइक्रोस्कोप. मतलब they use light or any bulb, candle, anything as the illuminating object.
उसी से आपको इल्यूमिनेशन मिल रहा था। तो एक माइक्रोस्कोप के क्या क्या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स अबाउट द माइक्रोस्कोप। आप एक माइक्रोस्कोप से क्या एक्सपेक्ट करते हो? फर्स्ट, मैग्निफिकेशन, वो कितने टाइम्स आपकी ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखा रहा है। सेकेंड इज द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्या होता है, विल अंडरस्टैंड, एंड देन द कॉन्ट्रास्ट। ओके, तो एक एक करके सारे टर्म्स को हम समझना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? फिजिक्स में डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सो इट इज एक्चुअली द साइज ऑफ द इमेज divided by the size of the object. Ratio of an object's image divided by the size of the object. Right? So light microscope जो है वो आपके किसी भी स्पेसिमेन को, किसी भी सैंपल को up to 1000 times मैग्नीफाई कर सकता है। मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट इतना सा है तो वो उसकी 1000 टाइम्स बड़ी इमेज बना सकता है। And what is the problem? जैसे जैसे आप मैग्निफिकेशन बढ़ाते चले जाओगे, जैसे फोन में आप जूम इन करते चले जाओ, आपकी पिक्चर ब्लर होने लगती है। सेम हैपेंस हियर, लाइक एट ग्रेटर मैग्निफिकेशंस एडिशनल डिटेल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। दिस इज व्हाट कैम्पबेल सेज, राइट? जैसे जैसे आप मैग्निफिकेशन बढ़ाते हो, एट ग्रेटर मैग्निफिकेशंस एडिशनल डिटेल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। So this takes me to the second term, that is resolution. What is resolution? इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप रात में बहुत थके हुए हो, स्कूल से पढ़ाई कर ली, कोचिंग कर लिया, ये कूद लिए, सब कर लिया, देन आप आसमान के नीचे बैठे, आसमान में आपने देखा कि ओ देखो एक तारा है, राइट? यू आर लुकिंग एट द स्टार। बट फिर मैं पीछे से आया और मैंने टेलीस्कोप लगा के देखा, मैंने कहा नहीं ये एक स्टार नहीं है, these are actually two stars. This is resolution. Resolution का मतलब क्या होता है? It is the measure of clarity of the image. आपकी इमेज कितनी क्लियर है। It is the minimum distance. It is the minimum distance two points can be separated and still be distinguished at separate points. कहने का मतलब है कि अगर दो बहुत ही closely placed points हैं, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट उनको सेपरेट एंटिटीज की तरह दिखा सकता है, देन इट इज हैविंग अ बेटर रेजोल्यूशन। जैसे मैं तुम्हें बताया, जब तुमने स्टार को देखा तो तुम्हारी आंखों से तुम्हें लगा कि एक स्टार है, बिकॉज वो स्टार्स बहुत क्लोजली प्लेस्ड है। बट जब मैंने सेम चीज को टेलीस्कोप लगा के देखा, आई फाउंड इट वाज नॉट सिंगल स्टार, देयर वर टू स्टार्स। तो सिंस टेलीस्कोप का रेजोल्यूशन, इसकी रिजॉल्विंग पावर आपकी आंखों से बेटर है, इसी वजह से वो एक स्टार मुझे दो स्टार के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। तो ये क्या है? ये आपका मिनिमम डिस्टेंस है, जो अगर वो पॉइंट उतने डिस्टेंस पे रखे होंगे तो दे विल बी लुक एज टू डिफरेंट एंटिटीज। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट इज अ मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ द इमेज। इमेज कितनी क्लियर है आपको कैसे पता चलेगा? इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. Sorry, it is the minimum distance. Two points can be separated and still be distinguished at separate points. Then resolution के लिए एक formula होता है which is given by App's equation. This is the App's equation. D is the minimum distance that I'm talking about. ठीक है? तो D is the minimum distance. D represents the resolving power. D is the minimum distance. अब बेटा मैंने अगर दो पॉइंट्स को प्लेस किया है, मेरा बेटर माइक्रोस्कोप कौन होगा? मेरा बेटर माइक्रोस्कोप कौन होगा? मेरे पास दो सिनेरियोज हैं। एक है कि अगर ये दो पॉइंट का डिस्टेंस सपोज करो 1 माइक्रोमीटर है, ठीक है, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस इज 1 माइक्रोमीटर, तो ये इन्हें सेपरेट एंटिटीज दिखा रहा है। इसको जैसे ही कम हो जाएगा, सपोज फॉर इफ इट गेट्स टू बी 0.5 माइक्रोमीटर, इट विल लुक एट लाइक सिंगल एंटिटी, फिर ये सिंगल एंटिटी की तरह दिखेगा। मतलब 0.5 माइक्रोमीटर पे इट वाज like these two points were looking as a single entity, but जब इनके बीच में 1 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस था तो वो अलग अलग मुझे दिखाई दे रहे थे। नाउ दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है? इसमें सपोज करो इसमें 100 माइक्रोमीटर का जब डिस्टेंस होगा तभी ये मुझे अलग दिखेंगे। बट अगर इससे थोड़ा भी कम हो गया, सपोज करो इट गेट्स आउट टू इट कम्स आउट टू बी 95 माइक्रोमीटर, तो वो मुझे सिंगल डॉट की तरह दिखाई देगा। सो मैं क्या चाहता हूं कि मेरा मिनिमम डिस्टेंस जो हो, जो मेरी d की वैल्यू हो, वो हमेशा कम हो। जितनी कम होगी d की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, मेरा रिजॉल्विंग मतलब मेरा जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा, जो मेरा उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा, वो उतना ज्यादा बेटर होगा। तो इट इज गिवन बाय द App's इक्वेशन 0.5 लैम्डा अपॉन n sin थीटा। n sin थीटा इज नोन एज अ न्यूमेरिकल एपर्चर। तो इट इज अ न्यूमेरिकल एपर्चर जिसको आप देख सकते हो। दिस इज द कोन ऑफ लाइट, इसका हाफ ऑफ द एंगल, लाइक दिस इज द
थीटा। तो दिस थीटा, इसका वैल्यू आपको यहां से नहीं आएगा। व्हाट रिलेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड इज d इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। जो मेरा मिनिमल डिस्टेंस है, जो मेरी रिजॉल्विंग पावर है, वो मेरी डिपेंड करती है लैम्डा पे। जो हमारी रिजॉल्विंग पावर है, अगर मैं पावर की टर्म से बोलूं, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, एंड जो मेरा मिनिमल डिस्टेंस है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कुछ बातें जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। ठीक है, तो हम जैसे बात कर रहे हैं रिजॉल्विंग पावर की या रेजोल्यूशन की, तो गाइस जो मेरा एक लाइट माइक्रोस्कोप होता है, लेट मी गेट टू दैट पॉइंट। ओके, आई नीड टू insert one slide. What happened? Okay, sorry. So, what you want to tell you is, एक लाइट माइक्रोस्कोप का, एक लाइट माइक्रोस्कोप जो मेरे मतलब आपके स्कूल्स में है, जो रॉबर्ट हॉक ने यूज किया, जो ल्यूवेनहॉक ने यूज किया, लाइट माइक्रोस्कोप का, लाइक स्टैंडर्ड टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली is such that the minimal distance is 200 नैनोमीटर, और लिखूं तो 0.2 माइक्रोमीटर। क्यों? बिकॉज आप विजिबल लाइट का इस्तेमाल कर रहे हो, राइट? सो दैट इज लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होती है इन केस ऑफ विजिबल लाइट। ओके, बट अगर मैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करूं, मैं यूज करूं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा मेरा लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा मेरा हो जाएगा तब कम। तो दिस इज द केस विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, लाइक थ्योरेटिकली अगर आप जैसे इलेक्ट्रॉन बीम दैट इज अ बीटा पार्टिकल्स, अगर इनका आप इनके लैम्डा की वैल्यू प्लेस करोगे इन द इक्वेशन, तो जो आपका d का वैल्यू आएगा दैट विल कम अराउंड 0.002 नैनोमीटर। बट प्रैक्टिकल, दिस इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, बट प्रैक्टिकली जो रिजोल्यूशन वो प्रोवाइड करते हैं, द मिनिमल डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 2 नैनोमीटर। मतलब कि लाइट माइक्रोस्कोप के लिए द लिमिट इज 200 नैनोमीटर, बट whereas for the electron microscope it is 2 नैनोमीटर। इसलिए ये केस है मेरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए, और इसी वजह से बेटा हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही वजह से हम सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच आर वेरी स्मॉल, व्हिच आर वेरी टाइनी, उनको हम विजुअलाइज कर पाए, उन्हें हम पढ़ पाए, राइट? आई होप दिस पार्ट इज clear to all of you. This equation is also clear. No, nothing will come from the formula, only you need to remember the relation that the minimal distance is directly proportional to lambda. अब ये जितना ज्यादा जो मिनिमल डिस्टेंस जितना ज्यादा कम होगा, उतना हाई रिजॉल्विंग पावर होगा। तो अगर मैं लिखूं तो आई कैन राइट दिस एज कि रिजॉल्विंग पावर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। ठीक है, यहां तक चमक गया सब? आई होप चमका। आगे चलते हैं। सो नाउ लाइट माइक्रोस्कोपी कितने तरीके का होता है, जो तुम यूज कर रहे हो, जो मैं यूज कर रहा हूं, जो रॉबर्ट ने यूज किया, जो ल्यूवेनहॉक ने यूज किया। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है जो लाइट माइक्रोस्कोप आप यूज कर रहे हो, उसमें दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। उसे आप ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज जो सेल का एनवायरनमेंट है वो आपको ब्राइट दिखेगा, राइट? वो आपको इल्यूमिनेटेड होगा, वो आपको ब्राइट दिखेगा, करेक्ट? तो इसलिए भी कॉल इट इज ब्राइट फील्ड। जो मैंने अगर सेल रखा तो सेल मुझे डार्क दिखाई देगा, बट उसके आसपास का जो सराउंडिंग है मुझे ब्राइट दिखाई देगा, इसलिए भी कॉल इट इज ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। सो ये आपका एक अनस्टेन्ड सेल है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप विद एन अनस्टेन्ड स्पेसिमेन। ये सेल्स जो लिए गए हैं, दीज आर एक्चुअली चीक के एपिथेलियल सेल्स हैं। ये चीक के एपिथेलियल सेल्स हैं, चीक के एपिथेलियल सेल्स हैं जिनको प्लेस किया है, राइट? एंड दे आर ऑब्जर्विंग इट अंडर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप अनस्टेन्ड स्पेसिमेन लेके। तो अनस्टेन्ड स्पेसिमेन हम तब बनाते हैं जब हमारा सेल नेचुरली स्टेन्ड हो, उसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट हो, तब आप अनस्टेन्ड स्पेसिमेन प्रिपेयर कर सकते हो। देन कम्स द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, द सेम थिंग बट विद स्टेन्ड स्पेसिमेन। अब आप क्या करो, आप अपने सेल के सैंपल को स्टेन कर रहे हो, जैसे आप ग्राम स्टेनिंग करते हो बेटा, उसमें हम क्रिस्टल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, सैफरन यूज करते हैं,
ये क्या है? सो द क्रिस्टल वॉयलेट, सैफरन, ये क्या करते हैं हमारे सेल्स को स्टेन कर देते हैं, मतलब उनमें कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देते हैं। नाउ लेट मी कम बैक टू व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट को ब्राइट कर देते हैं। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? तो बेटा एक पिक्चर में आपको ब्राइट एक कुछ आपको लाइट कलर की चीज दिखेगी, सेम पिक्चर में आपको कुछ डार्क कलर का चीज दिखेगा, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे अगर तुम मेरी अभी फोटो लोगे तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे फेस पे लाइट आ रही है, तो इस वजह से मेरा फेस आपको थोड़ा लाइट दिख रहा होगा एज कंपेयर टू द टी-शर्ट व्हिच इज ब्लैक इन कलर, राइट? तो ये डार्क है, ये लाइट है कंपैरेटिवली। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, जितना ज्यादा दोनों चीजों की ब्राइटनेस में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा वो कॉन्ट्रास्टिंग होगा। सो इट इज एक्चुअली द डिफरेंस इन द ब्राइटनेस बिटवीन द लाइट एंड डार्क एरियाज ऑफ एन इमेज। ठीक है, जब आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हो तो लाइट पार्ट बिकम्स मोर लाइटर एंड द डार्क पार्ट बिकम्स मोर डार्कर। दिस इज व्हाट कॉन्ट्रास्ट। तो ये कॉन्ट्रास्ट होता है, आप मोबाइल की एडिटिंग सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो, राइट? सो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे about this staining। तो staining हम क्यों करते हैं? to increase the contrast, to make it better, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। देखो जब ये अनस्टेन था तो हमें ऐसा दिखना था, बट जब हम इसमें एक स्टेन डाल दिया तो वो हमें ऐसा दिखने लग गया ना। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद स्टेनिंग? स्टेनिंग करने के लिए अगर हम किसी चीज को स्टेन करना चाहते हो, आई विल हैव टू फिक्स इट ओवर द टाइम। मुझे पहले अपने सैंपल को प्रिजर्व करना पड़ेगा, उसे स्लाइड के ऊपर फिक्स करना पड़ेगा। जैसे ग्राम स्टेनिंग में हम हीटिंग करते हैं, यू पुट द सैंपल, यू हीट द स्लाइड फर्स्ट, जिससे जो सेल है दे विल स्टिक टू द सरफेस। ओके, तो आपको इसे हीट करना पड़ेगा, समटाइम्स आपको केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो जब भी आप फिक्सिंग करते हो तो वो सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो आप कभी भी स्टेनिंग टेक्निक की हेल्प से लाइव सेल्स को एग्जामिन नहीं कर सकते हो, आप लाइव सेल्स को कभी नहीं देख सकते हो। दिस इज द ड्रॉबैक of the staining, right? So staining with various dyes enhances the contrast, but most staining procedures require the cells to be fixed or preserved, thereby killing them. उन्हें आपको किल करना पड़ेगा। Now, इसका सॉल्यूशन क्या है? हम लाइव सेल को कैसे देख सकते हैं? So that takes me to the another type of microscopy that is known as phase contrast microscopy. अब बेटा phase contrast microscopy आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में नहीं जाना है, आपको ये नहीं समझना है कि मेरे माइक्रोस्कोप में ऐसा कौन सा पार्ट फिट है जिसकी वजह से मेरा ये चीज हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं। ना ही आपको लाइट माइक्रोस्कोप की डायग्राम्स को याद करना है, लेबलिंग याद करना है, इट इज इररिलेवेंट। हाँ, आपको एप्लीकेशन पे ध्यान देना है कि कौन सी माइक्रोस्कोपी कौन से केस में की जा सकती है। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो बेटा, एक सेल है, अगर आप सेल को ध्यान से देखो तो जो न्यूक्लियस होगा वो वहां पे द डेंसिटी विल बी हायर, वो ज्यादा डेंस होगा as compared to the cytoplasm। तो एक सेल के अंदर क्या होता है, कई अलग अलग रीजन्स की डेंसिटी अलग अलग होती है। किसी रीजन की डेंसिटी ज्यादा होगी, किसी रीजन की डेंसिटी कम होगी, राइट? थिकनेसेस अलग अलग होंगी तो डेंसिटी भी अलग अलग होगी। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस, जब लाइट आपके सैंपल से पास करती है तो उसमें एक फेज शिफ्ट आता है। क्या आता है? फेज शिफ्ट आता है। इसी फेज शिफ्ट को फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में हम पाथ डिफरेंस में या पाथ शिफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। आपने लाइट को सैंपल से पास किया, डिफरेंस इन डेंसिटी था, डेंसिटी अलग अलग थी, जिसकी वजह से उसमें अल्टीमेटली लाइट के पाथ में हल्का सा फेज में पाथ डिफरेंस आ जाएगा, आपकी वेव में पाथ डिफरेंस आ जाएगा। जब आप पाथ डिफरेंस ले आओगे बेटा तो आपने शायद फिजिक्स में इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा होगा, राइट? तो हम लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस लाते हैं। नाउ दिस लैम्डा बाई 4 के पाथ डिफरेंस में व्हाट विल हैपन, लाइक जैसे आपको लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस मिला तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल स्टार्ट टू हैपन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां ब्राइट इमेज आपको मिलेगी, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे आपको डार्क इमेज मिलेगी। तो फेज कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, वेरिएशन इन डेंसिटी की हेल्प से ही हम एक कॉन्ट्रास्टिंग इमेज बनाते हैं। तो ऐसी टेक्निक में क्योंकि आपने सेल को फिक्स नहीं किया, उसे प्रिजर्व नहीं किया, ऐसी टेक्निक आप यूज कर सकते हो फॉर एग्जामिनिंग द लिविंग अनपिगमेंटेड सेल्स। आप लिविंग अनपिगमेंटेड सेल्स को विद द हेल्प ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी विजुअलाइज कैसे करते हैं। तो जब लाइट पास करती है थ्रू द स्पेसिमेन, अल्टीमेटली लाइट में यू गेट अ पाथ डिफरेंस, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा वहां पे इमेज आपकी ब्राइट बनेगी, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे पिक्चर आपकी इमेज आपकी डार्क बनेगी। ओके, सो दिस इज व्हाट द फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज।
Then comes another type of microscopy जिसे हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी कहते हैं. What is फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी? तो बेटा आपको समझना होगा ऐसे मॉलिक्यूल लाइक यू हैव सर्टेन मॉलिक्यूल्स जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. क्या करते हैं? देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स जो लाइट एनर्जी फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड they get excited to the higher energy state. वो अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ के हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं. तो बेटा when they return back to their ground state वो लाइट को एमिट करते हैं, राइट? तो दैट इज फ्लोरेसेंस. इसी को फ्लोरेसेंस कहते हैं. क्या कहा मैंने? फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल होगा, एक मॉलिक्यूल होगा जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. It will go to its higher energy state. When it will return back to its ground state, वो लाइट को रिलीज करेगा, वो लाइट को एमिट करेगा. तो जनरली यूवी लाइट, I'll write it over here. Let me add an extra slide. इसमें हम एक एक्स्ट्रा स्लाइड लगा लेते हैं नीचे में. I'll show you over there. Okay, so like there was a molecule. What happened? There was a fluorescent molecule. It was in its ground state. ये इसके अपने ग्राउंड स्टेट में था. दिस इज द ग्राउंड स्टेट. अब क्या होगा कि जब आप इसे इल्यूमिनेट करोगे यू विल प्रोवाइडेड विद एनर्जी. एनर्जी किस फॉर्म में देते हो? जनरली हम यूवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज यूवी में अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो E is equal to h nu where nu is the frequency Planck's equation, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि यूवी लाइट में हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू विजिबल लाइट. ओके, सो मॉलिक्यूल क्या करेगा? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल गो टू इट्स हायर एनर्जी स्टेट. ये अपनी हायर एनर्जी स्टेट लेट्स डिनोट विद S1 कर देंगे. अब क्या होगा? व्हेन इट विल रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट ये बेटा लाइट को एमिट करेगा एंड ये लाइट हम चाहते हैं कि विजिबल लाइट हो. कौन सी लाइट हो? ये विजिबल लाइट हो. तो इसी फिनोमेना को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं. यही आपका फ्लोरेसेंस है. तो जब आप फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स राइट, तो हमारे पास क्या होती है? वी हैव फ्लोरेसेंट डाइज और वी हैव फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज. वी हैव व्हाट? वी हैव फ्लोरेसेंट डाइज और फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज क्या होती है? दे आर वेरी स्पेसिफिक to the region defined to. Okay, so हम फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स या फ्लोरेसेंट डाइज, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करते हैं जो पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके बाइंड करती है. जब आप ऐसे सैंपल को यूवी लाइट के नीचे रखोगे इट विल एब्जॉर्ब द लाइट, get excited with the higher energy state, return back, release the visible light. उस visible light से आपको पिक्चर मिल जाएगी. तो ये पिक्चर जैसा आप देख सकते हो, दिस इज फ्रॉम द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप. ये क्या है? तो ये एक सेल है. आई नो ये आपका यूट्रीन सेल है, यूट्रस का सेल है, यूट्रीन सेल है जिसमें बेटा ये जो ग्रीन कलर का है दिस इज योर साइटोस्केलेटन. ये आपका साइटोस्केलेटन है. ब्लू कलर का इज द न्यूक्लियस और ये जो ऑरेंज से डॉट दिख रहे हैं दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज द होल थिंग. नाउ अनदर टाइप डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी. ये क्या होता है? डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट फेज कॉन्ट्रास्ट है. फेज कॉन्ट्रास्ट में क्या क्या हमारा मन नहीं करा, हमने इसमें थोड़ा सा ऑप्टिकल मॉडिफिकेशन मतलब इसके इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा इंप्रूव कर दिया. क्या कर दिया हमने? ऑप्टिकल मॉडिफिकेशन कर दिया. अब इस ऑप्टिकल मॉडिफिकेशन की वजह से क्या होने लगे? यू आर गेटिंग अ 3D पिक्चर. यू आर गेटिंग अ 3D पिक्चर. अब आपको उसमें 3D पिक्चर मिलने लग गया. सो दैट इज अ डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट. तो प्रिंसिपल इज सेम एज द फेज कॉन्ट्रास्ट कि डिफरेंट थिकनेसेस की वजह से, डिफरेंट डेंसिटीज की वजह से लाइट में यू विल गेट द पाथ डिफरेंस. उस पाथ शिफ्ट या पाथ डिफरेंस जिसकी वजह से आपका कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस यू विल गेट लाइटर एंड डार्कर रीजंस जो आपका इमेज में रिफ्लेक्ट होगा. बस हमने मॉडिफिकेशन कर दिया कि वी आर गेटिंग अ 3D पिक्चर. ओके, कूल. आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस. नाउ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, भाई अगर हमने फेज कॉन्ट्रास्ट है तो फ्लोरेसेंस को भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेंगे. फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी को भी हम थोड़ा अपडेट करेंगे. तो इसका एक क्वेश्चन आया दैट इज द कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी.
फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में बेटा आपको यूवी लाइट चाहिए, यूवी लाइट के लिए यूवी रिक्वायर यूवी लैंप, मरकरी आर्क लैंप हम इस्तेमाल करते हैं यूवी में जनरली, अगर आपको पता हो। मरकरी आर्क लैंप के प्रॉब्लम क्या होता है, उससे जो यूवी लाइट निकलती है दैट एक्चुअली कॉजेस फोटो ब्लीचिंग, जिसकी वजह से जो आपकी इमेज है ये ब्लर से आती है, देख सकते हो इमेज ब्लर है ना, इमेज ब्लर है। सो प्रॉब्लम क्या थी, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा मरकरी आर्क लैंप को रिप्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर। क्या यूज करेंगे, लेजर यूज करते हैं, लेजर लाइट डालते हैं। पहला मॉडिफिकेशन हमने क्या किया, हमने लगा दिया लाइट को कैप्चर करने के लिए डिजिटल कैमरा, और साथ साथ में हमने क्या किया, हमने किया कि एक पर्टिकुलर जो आपका कैमरे का जो अपर्चर होता है उसमें पिन होल होता है। तो व्हाट हैपेंस कि जब लाइट फ्लोरोसेंट होगी, जब लाइट निकलेगी, विजिबल लाइट निकलेगी, तो व्हाट विल एक्चुअली हैपन, हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर फोकल प्लेन को फोकस करते हैं, एक पर्टिकुलर फोकल प्लेन पे फोकस करते हैं। जब लाइट पर्टिकुलर फोकल प्लेन पे फोकस होगी तो सिर्फ उसी प्लेन से इजेक्ट होने वाली लाइट को ही हम कैप्चर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। एंड जो आउट ऑफ द प्लेन की लाइट होगी उसको हम हटा देंगे, उसको हम फिल्टर आउट कर देंगे। So ultimately what will happen, you will get a better picture, you will get a better 3D picture. So using a laser, this optical sectioning, what I told you, optical sectioning कर रहे हैं, मतलब हम अलग अलग प्लेन से पिक्चर्स को कैप्चर कर रहे हैं एंड इसको कंबाइन करके we are trying to make a 3D picture. तो जो आउट ऑफ द फोकस, let me come here, so जो आउट ऑफ द फोकस लाइट होगी from a thick sample creating a single plane of fluorescence in the image. आप एक सिंगल ब्लैक फोकल प्लेन पे you will keep on making, you will keep on collecting and finally you will get a 3D picture. ठीक है, जो आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ फोकस की जो लाइट होगी उसको हटा देंगे। तो ये जो पिक्चर है ये एक्चुअली क्या है, ये आपकी नर्वस टिश्यू की पिक्चर है, नर्वस टिश्यू की पिक्चर है। इस पिक्चर में क्या है, तो ये जो ग्रीन कलर से है दैट इज योर नर्व सेल, जो ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है दिस वाज ऑफ अ नॉर्मल फ्लोरोसेंट माइक्रोग्राफ, ये आपका एक नॉर्मल फ्लोरोसेंट माइक्रोग्राफ था। यहाँ पे जो ग्रीन कलर से, ओके सो ग्रीन कलर इज द नर्व सेल, जो ऑरेंज कलर से है वो आपका क्या है, वो आपकी सपोर्ट सेल है, दे आर सपोर्ट सेल। और ये जो येलो कलर का रीजन आपको अगर बीच में दिखाई दे रहा है तो दैट इज द ओवरलैप रीजन, वहां पे वो ओवरलैप कर रहे हैं। ओके सो ये आपको समझ में आ गया ना, व्हाट इज डीकॉन्वोल्यूशन माइक्रोस्कोपी। डीकॉन्वोल्यूशन माइक्रोस्कोपी क्या होती है, डीकॉन्वोल्यूशन माइक्रोस्कोपी में ये जो सेल है दिस इज एक्चुअली अ डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी का सेल है फर्स्ट। सो ये डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, इसमें भी यूज अ डीकॉन्वोल्यूशन सॉफ्टवेयर, वी यूज अ डीकॉन्वोल्यूशन सॉफ्टवेयर जो आपकी फ्लोरोसेंस, अगेन दिस इज अ फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप ओनली, आपका फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप का ही है। ओके ऊपर वाला पार्ट जो है दैट इज फ्रॉम द फ्लोरोसेंस माइक्रोग्राफ एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका डीकॉन्वोल्यूशन माइक्रोस्कोपी का है। वी हैव टेकन द सेम पिक्चर बट यूजिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, तो जो डीकॉन्वोल्यूशन माइक्रोस्कोपी होगा उसमें क्या होगा, अगेन इसमें आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या करते हैं, आउट ऑफ फोकस लाइट को रिमूव कर देते हो जिससे आपको एक शार्पर 3D इमेज मिलती है, जस्ट लाइक द कॉन्फोकल microscopy. So deconvolution and confocal microscopy are advanced version of fluorescence microscopy. Okay, I hope this part is clear to all of you. Then comes the super resolution या high resolution microscopy. ये क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, हमने बहुत ही sophisticated तरीके के equipments को use करते हैं। क्या करते हैं, sophisticated equipments को use करते हैं to light up individual fluorescent molecules, जिन्हें हम फ्लोरोफोर्स भी कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इतना लेकिन हमें पता है कि मेरा जो डाई है, जो मेरा फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल है उसमें जाकर कहाँ बाइंड किया है, तो हम हर एक मॉलिक्यूल को इंडिविजुअली उससे फ्लोरोसेंस करवाएंगे एंड विल रिकॉर्ड देयर पोजीशन। ठीक है, तो ये आपका अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, दीज आर एक्चुअली न्यूरॉन में देयर आर सर्टेन सैक जो कि 40 नैनोमीटर के होते हैं। तो ये उनका है, सी यहाँ पे देखो कितना बेटर रेजोल्यूशन आपको मिला है, सी 40 नैनोमीटर का साइज है, बस यहाँ पे देखो ये अलग दिख रहा है बट यहाँ पे देखो द सेम जगह पे सब एक जैसे मिले हुए दिख रहे हैं। तो दिस इज द रिजोल्यूशन, दिस इज द रिजॉल्विंग पार्ट। ओके, सो सुपर रिजोल्यूशन या हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप। देन कम्स द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो बच्चों को बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है। तो हमने समझ लिया व्हाट इज द एक्चुअल आइडिया बिहाइंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
हमें लैम्डा को कम करना होता है। जितना ज्यादा लैम्डा कम होगा उतना ज्यादा मेरा रिजॉल्विंग पावर होगा। तो हमने देख लिया कि थ्योरेटिकली वैल्यू जो E का वैल्यू होता है फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट इज 0.002 नैनोमीटर, बट प्रैक्टिकली 2 नैनोमीटर तक का हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिजोल्यूशन दे देता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड देन यू हैव द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो SEM10 हाईली एक्सपेंसिव माइक्रोस्कोप, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। इनका सैंपल प्रिपरेशन भी उतना एक्सपेंसिव ही होता है। नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में नहीं जाना है, अंदर कैसा दिखता है हमें कोई मतलब नहीं, वी जस्ट नीड टू नो द प्रिंसिपल एंड द एप्लीकेशन। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या करता है, इट इज यूज्ड फॉर डिटेल्ड स्टडी ऑफ टोपोग्राफी। क्या करता है, तो डिटेल्ड स्टडी ऑफ टोपोग्राफी। व्हाट डज दिस मीन? डिटेल्ड स्टडी ऑफ टोपोग्राफी का मतलब है कि वो सरफेस को रीड करता है। जैसे कि अगर मैं अपनी ऊपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रन कर रहा हूं तो वो क्या करेगा, वो मेरे सरफेस को स्कैन करता हुआ चल जाएगा। इट जस्ट लाइक अ स्कैनर। आप एक एप्पल लो, उसके ऊपर एक नॉर्मल स्कैनर चलाओ जो प्रिंटर में सेट होता है, पूरे के पूरे एप्पल को स्कैन कर लेते हैं। तुमने देखा होगा ना पिक्चर्स में या कार्टून मूवीज में दिखाते हैं, सामने एक मशीन होती है उससे लेजर निकलता है तो हमारी पूरी बॉडी को स्कैन करता है, if it matches तो आपका गेट ओपन हो जाता है। दिस इज द सेम थिंग, स्कैन करता है। स्कैन करेगा तो ये आपके सरफेस की डिटेल को बता देगा। क्या बता देगा? सरफेस की डिटेल को बता देगा। तो सेम में क्या होता है, I'll just show you। ये देखो, ये सेम का फोटो, लाइक सेम का पिक्चर, दिस इज द सीलिया। सेम ने क्या किया, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने क्या किया, पूरा सरफेस दिखा दिया मुझे क्या दिखा दिया, सीलिया का पूरा सरफेस दिखा दिया ना। सेम टाइम जो पिक्चर्स जनरेट करती हैं दे आर जनरली ब्लैक एंड व्हाइट कलर, बट सॉफ्टवेयर्स का यूज करके वी कैन पुट कलर्स, इसमें सॉफ्टवेयर कलर्स में जनरेट कर देता है ना। दिस इज द सेम। सेम के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, ठीक है। लेट मी ऐड वन स्लाइड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेम। यहाँ पे सेम के बारे में कर लेते हैं, उससे सेम कर लेंगे। तो सेम में क्या होता है, सेम में सबसे पहले टोपोग्राफी का डिटेल स्टडी हो सकता है। नाउ व्हाट हैपेंस, आप क्या करते हो, आप अपनी स्पेसिमेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन बीम को बम्बार्ड करते हो। दिस इज द इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। अब डेफिनेटली ऐसे नहीं आएगी, इट विल इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं इसको। सी गाइस, ये जो डायग्राम्स मैं समझा बना रहा हूँ ये तुम्हारे समझने के लिए है, ये तुम्हारे इंस्ट्रूमेंटेशन के जो कंप्लीट रे डायग्राम्स होती है वो नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, सो आपने क्या किया, स्पेसिमेन पे आपने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ठीक है। दिस इज व्हाट, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका स्पेसिमेन सैंपल है मतलब। अब क्या होगा, जब आप इस सैंपल पे क्या करोगे, इस सैंपल के ऊपर हम क्या करेंगे, इस सैंपल के ऊपर बेटा हम गोल्ड की प्लेटिंग करेंगे। क्या यूज करेंगे, गोल्ड यूज करेंगे। क्या करेंगे, सैंपल की प्लेटिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ गोल्ड। आपने सैंपल लिया, उसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपने गोल्ड की प्लेटिंग करेंगे। देन यू विल बम्बार्ड इलेक्ट्रॉन्स ओवर इट। इलेक्ट्रॉन्स आपने स्पेसिमेन पे डाले तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपके जैसे ही वो आपके मेटल का काम क्या है, गोल्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, गोल्ड जब आप लोगे तब क्या होगा कि जैसे ही उस पे इलेक्ट्रॉन बीम हिट करेगी वहां से आपके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। क्या इजेक्ट होंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। अब इन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हुए इनको पकड़ने के लिए बैठा होगा डिटेक्टर। कौन बैठा होगा, डिटेक्टर। सो डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन्स है आपने कोटिंग कहां की, सरफेस के, इलेक्ट्रॉन इन द सरफेस, तो कैप्चर क्या होगा, सरफेस कैप्चर होगा। तो इसलिए आपको जो सेम है उससे आपको ऐसी टोपोग्राफिक इमेजेस, सरफेस की इमेजेस आपको देखने को मिलेगी। याद रखना, जब भी आपको सरफेस देखना है यू विल हैव टू गो टू सेम। कूल, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल। नाउ कमिंग टू टेम। टेम में क्या खासियत है, तो टेम जो है बेटा ये आपके इसमें क्या होता है, तो इट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेटा जब भी आप किसी सैंपल पे लाइट डालते हो, जब भी आप किसी सैंपल पे लाइट डालते हो तो तीन चीजें ही हो सकती हैं। पहला हो सकता है जैसे आपने किसी सैंपल पे लाइट डाला, ठीक है, किसी भी चाहे सॉल्यूशन ले लो एनीथिंग, तो उस पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हो जाएगा आपका स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग आपने सैंपल पे डाले, स्कैटर हो गया। थोड़ा सा लाइट का हो जाता है एब्जॉर्प्शन, ये लाइट के रेस्पेक्ट में हम टॉकिंग एब्जॉर्प्शन, एंड देन हो जाते हैं ट्रांसमिशन।
ठीक है, ये होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर रहे हो। नाउ व्हाट विल हैपन कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं व्हेन यू वांट टू नो द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल के अंदर है क्या, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, राइट, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसा दिखता है, देन यू विल यूज सेल, तो सॉरी देन यू विल यूज टेम। आपको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करना होगा। इट इज वेरी इजी। आपके पास ये सैंपल हो गया, दिस इज द स्पेसिमेन सैंपल। इसमें से क्या करेंगे, ये जो सैंपल होगा इट इज सपोज टू बी अल्ट्रा थिन। ये अल्ट्रा थिन होना चाहिए बेटा, इतना थिन होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इसमें से पास कर जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से पास कर जाए, ये ऐसा होना चाहिए। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे अगेन आपका सैंपल है, हम ट्रांसमिशन देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास आउट हुए। ठीक है, तो अब ये सैंपल है तो इसका भी थिकनेस वैरी करेगा, डेंसिटी डिफरेंसेस होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ऑफ कोर्स होंगे, राइट। सो जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे स्कैटरिंग बढ़ जाएगा, ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, तो वहां पे यू विल गेट अ डार्क इमेज। एंड रेस्ट ऑफ द जगह पे आपको इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ट्रांसमिट हो रहे हैं, यू विल गेट अ ब्राइटर इमेज। तो ये जो आपका लाइट माइक्रोस्कोप की तरह ही काम कर रहा है, राइट, वो लाइट माइक्रोस्कोप की तरह ही काम कर रहे हैं, बस लाइट की जगह पे वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम। तो इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेंगे, इट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंपल, द सैंपल इज सो थिन कि इलेक्ट्रॉन तो उसमें से पास कर जा रहा है। यहाँ पे समझना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर रहा था, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे फ्रॉम द मेटल इटसेल्फ। एंड यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ 10 के केस में क्या हो रहा था, 10 के केस में जो था आपका जो लाइट जो इलेक्ट्रॉन बीम है इट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड। जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे ट्रांसमिशन कम होगा, तो इसी वजह से आपको इमेज मिल जाएगी। और नीचे में यू विल हैव द डिटेक्टर अगेन। नाउ 10 के केस में भी वी यूज हेवी मेटल्स को स्पेसिमेन प्रिपरेशन के लिए। हम क्या यूज करते हैं, हेवी मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हेवी मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो स्टेम में हम गोल्ड यूज करते हैं, यहाँ पे भी हम अदर हेवी मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे स्कैनिंग हो रही है, यहाँ पे हम ट्रांसमिशन देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे डायग्राम में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, क्रॉस सेक्शन देख रहे हो सीरिया का, तो दैट इज द थिंग। ये टेम का इमेज है, दिस इज द इमेज फॉर सेम। ठीक है, तो हमने सेम के लिए और टेम के लिए पढ़ लिया। अच्छा, इन दोनों का डिसएडवांटेज है, व्हाट इज द ड्रॉबैक। तो सेम और टेम के लिए जो बेटा सैंपल प्रिपरेशन होता है ना, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। एंड द थिंग इज जो सेल होता है वो रेडी करना पड़ता है, सेल रेडी होता है। आप लाइक सेल पे कभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कर नहीं सकते। तो जब आप सेल को किल करते हो, जब आप उसको प्रिपेयर करते हो, जब आप सैंपल प्रिपरेशन करते हो, उस वजह से सैंपल में हो सकता है कई तरीके के स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाए, कई तरीके के आर्टिफैक्ट्स आ जाए। कैम्बल में वर्ड दिया गया है आर्टिफैक्ट्स, तो आर्टिफैक्ट्स आ जाए, कुछ डिफॉर्मिटीज आ जाए। तो वो डिफॉर्मिटीज तो एग्जिस्ट करती ही नहीं पहले, वो तो तुमने सैंपल बनाया, तो सैंपल बनाने की वजह से वो आर्टिफैक्ट्स आए, तुमने इसे मिस स्टडी कर लिया, राइट। तो पहला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप लिविंग सेल्स पे नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, आर्टिफैक्ट्स डैमेज हो सकते हैं, सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकते हैं ड्यूरिंग द सैंपल प्रिपरेशन, है ना। गोल्ड तुम इधर सेम में तुम गोल्ड यूज कर रहे हो, यहाँ पे तुम अदर हेवी मेटल्स यूज कर रहे हो, तो हो सकता है ऐसा, राइट। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है गाइस, तो हम प्रेफर करते हैं परफॉर्मिंग व्हिच इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट इज द हाई रेजोल्यूशन या सुपर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी। वो आपका इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज सेल फ्रैक्शनेशन। अच्छा, आप सुनो, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी सेल के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखना चाहता हूँ कि कौन सी सेल ऑर्गेनेल मेरे सेल के अंदर है। तो आई विल हैव टू एक्सट्रैक्ट इट आउट, है ना। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, उनके फंक्शन को समझना चाहता हूँ, उनके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करना चाहता हूँ, आई विल हैव टू पिक इट आउट। तो वो आप करते हो विद द हेल्प ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसमें हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी। साइज एंड डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं, यू विल यूज अ डिवाइस नोन एज सेंट्रीफ्यूज। आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे डिवाइस सेंट्रीफ्यूज, जो कि आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है, चर्निंग ऑफ मिल्क में, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी टेक्निक्स में पढ़ा है एनसीईआरटी में। नाउ हम क्या करते हैं, आपको याद रखना है कि लोअर स्पीड पे आपके क्या होगा, आपकी लोअर स्पीड पे जो पैलेट सेटल डाउन होगा, इट विल कंटेन लार्ज कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, एंड हायर स्पीड पे आपको क्या मिलेंगे, यू विल गेट द स्मॉलर कंपोनेंट्स। तो जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाओगे, सी यू हैव अ सॉल्यूशन, उस मिक्सचर में है
जैसे आपने लोअर स्पीड रखा जो सेल के बड़े बड़े कंपोनेंट्स में दे भी सेटल डाउन, फिर आपने स्पीड बढ़ाई तो धीरे 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 जब कम स्पीड थी तो जो छोटे पार्टिकल्स थे फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स जो थे दे वर इन द सॉल्यूशन, पैलेट में वो नहीं आया, जब स्पीड बढ़ा दोगे तो राइबोसोम्स भी पैलेट में आ जाएंगे। तो ऐसे करके हम करते हैं, ठीक है। सो एट ईच स्पीड द रिजल्टिंग फोर्स कॉजेस अ सबसेट ऑफ द सेल, अ कंपोनेंट ऑफ द सेल टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब फॉर्मिंग अ पैलेट, ठीक है। एक नीचे पैलेट बनता है, पैलेट मतलब डिपोजिशन, एक तरीके का कुछ सेटल हो जाएगा नीचे, राइट। तो ये डायग्राम है। सो लाइक यू हैव द टिश्यू, आप इससे क्या करोगे होमोजेनाइज करोगे, ऐसे मतलब ब्लेंडर में करते हैं, देयर इज अ प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉर इट। तो यू गेट अ होमोजेनेट, होमोजेनेट मतलब ऑल द थिंग्स विल बी मिक्स्ड आउट हियर। अब इसमें आप सेंट्रीफ्यूज करना शुरू करोगे। नाउ 1000 G इज लाइक 1000 टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपने 10 मिनट्स के लिए 1000 G पे आपने सेंट्रीफ्यूज किया तो आपको जो बड़े बड़े सेल कंपोनेंट थे, न्यूक्लियाई, सेलुलर डेब्रिस, यू गॉट, यू इंक्रीज इट टू 20000 G फॉर 20 मिनट्स, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये मिलने लग गया। फिर आपने और बढ़ा दिया, यू डिड 80,000 G फॉर 60 मिनट, यू गेट माइक्रोसोम्स, pieces of plasma membrane and internal membrane, and when you increase to 1,50,000 for 3 hours you got ribosome, right? तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप स्पीड और टाइम बढ़ाते चले जा रहे हो, you are like the smaller particles से, like the smaller components से they start to pellet down, वो आपके pellet down होने लग जाते हैं, right? So I hope this part is clear to all of you. तो इसी को हम क्या कहते हैं, देखो आप अलग अलग स्पीड पे अपने सैंपल को pellet down कर रहे हो, तो इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको इसी चीज को हम कहते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। वी कॉल दिस एज डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके। आगे चलते हैं। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू, जल्दी से वीडियो को पॉज करो एंड सॉल्व दिस। व्हिच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप वुड यू यूज टू स्टडी ए द चेंजेस इन शेप ऑफ अ लिविंग व्हाइट सेल एंड बी द डिटेल्स ऑफ सरफेस टेक्सचर ऑफ अ हेयर। आपको हेयर का सरफेस टेक्सचर देखना है। तो बेटा अगर मुझे एक लिविंग सेल को देखना है, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा माइक्रोस्कोपी। कौन सी वाली, मैं करूंगा लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट में भी कौन सी करोगे, लाइट में यू कैन गो फॉर फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, राइट, लाइट माइक्रोस्कोपी, उसमें भी अगर और अच्छा आंसर चाहिए तो यू कैन गो फॉर फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। नाउ यू वांट टू नो द सरफेस, सरफेस देखना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, आपको करना पड़ेगा स्कैनिंग, ठीक। आगे आते हैं, कमिंग अहेड। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द साइज ऑफ, ठीक है। अभी बेटा क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बेटा सेल में, कि सेल का जो साइज होता है वो एक्चुअली उसका मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंगली डिसाइडेड होता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं तुम्हें बताऊं तो जो अगर आप देखोगे तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दे डोंट हैव बिगर सेल्स, इंस्टेड दे हैव मोर नंबर ऑफ सेल्स। मैं मल्टी सेलुलर हूं, ऐसे नहीं कि मेरे सेल्स बड़े बड़े हैं, मेरे में ज्यादा सेल्स हैं, आई हैव मोर नंबर ऑफ सेल्स। तो ऐसा क्यों होता है, तो देयर इज अ कांसेप्ट दैट इज सरफेस that is surface area upon volume ratio, ठीक है। अगर आप देखो जैसे अगर मैं एक क्यूब ही लूं तो एक क्यूब का एरिया जो होता है दैट इज 6a², और जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा एक क्यूब होता है। मतलब जो एरिया है वो आपके लीनियर वेरिएबल का लाइक जो आपका लीनियर मेजरमेंट है उसका स्क्वायर है, और वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा क्यूब होता है। तो जब भी आपका सेल का साइज बढ़ेगा उसका वॉल्यूम हमेशा ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू द एरिया, एज कंपेयर टू द एरिया, ठीक है। अगर आप इसी सेल का साइज बड़ा करते हो तो उसका एरिया धीरे बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो होता क्या है बेटा, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आपने बचपन से पढ़ के आगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली पढ़नी है, तो बेटा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी लिमिटेशन होती है कि वो पर माइक्रोमीटर स्क्वायर में पर सेकेंड एरिया में कितना सब्सटेंसेस को अलाउ कर रहा है टू एंटर द सेल, राइट। सो दिस इज द लिमिटेशन, पर माइक्रोमीटर स्क्वायर से कितने पार्टिकल्स पास कर रहे हैं पर सेकेंड, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिमिटेशन होती है, ऐसा नहीं कि वो इनफिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अलाउ कर देगा कि एकदम तुम
जाओ वंदे भारत की स्पीड से, राजधानी की स्पीड से, नहीं ऐसा नहीं होगा, राइट। तो क्या होता है कि आपका सरफेस एरिया अगर सेल बड़ा हो जाता है तो आपका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा तेजी से बढ़ेगा एज पर दी फॉर्मूला। पर तो इसी वजह से क्या होता है, सेल्स जो है वो उनके पास, फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल इंटेस्टाइनल सेल्स। तो इंटेस्टाइनल सेल्स में क्या होता है, इंटेस्टाइनल सेल्स, तो उनके पास होता है माइक्रोविलाई। व्हाट दे हैव माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या करता है, इट इज अगेन मेंट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स कैन हैपन more in a more efficient manner, right? So that is the thing. तो सेल कैसा होना चाहिए, सेल आपका तभी अच्छा है जब उसका एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा हो, जितना ज्यादा होगा मतलब जितना ज्यादा एरिया और कम वॉल्यूम उतना अच्छा है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल दो तरीके का हो सकता है, सेल कितना कॉम्प्लेक्स है उसके बेसिस पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब बेटा जितने भी आपके मेंबर्स हैं तो कहां के, किंगडम मोनेरा के, ये ऑल आर प्रोकैरियोटिक। बचे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमेलिया, जितने बचे चार किंगडम बच गए, उनके सारे मेंबर्स जो है वो सारे सारे यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा चाहो तो आप लिख सकते हो कि आर्की यू बैक्टीरिया, अगर इफ यू वांट टू गेट इनटू द डोमेन थिंग। तो यूकैरियोटिक में रेस्ट ऑफ द मेंबर्स प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, राइट। तो दे ऑल आर यूकैरियोटिक। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, तो सबसे पहला है कंपेयरिंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दिस इज द हेडिंग। सो गाइस जो प्रोकैरियोटिक सेल का प्रॉपर, जैसा मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, ये कैम्बल में व्हाट इज कैम्बल ने आपको प्रोकैरियोटिक सेल को उन्होंने इवोल्यूशन में कवर किया है, मतलब एक क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन में दे हैव डिस्कस। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये एक डायग्राम देखी, उसको यहीं पे रोक दिया है, उन्होंने आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस किया गया है। तो सिंस वी आर फॉलोइंग कैम्बल लाइन बाय लाइन, तो हम भी यही चीजें करेंगे। ओके, सो एक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में इट लैक्स अ ट्रू न्यूक्लियस। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, उसकी जगह पे क्या होता है, दे हैव अ न्यूक्लियोइड, उनमें क्या होते हैं न्यूक्लियोइड। सो प्रोकैरियोटिक सेल में द बुक सेज लैकिंग अ ट्रू न्यूक्लियस and other membrane enclosed cell organelles and the other membrane enclosed cell organelles जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। सो इसीलिए जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो यूकैरियोटिक की कंपैरिजन में सेलुलर अपीयर करता है। हम इसी से हम इवोल्यूशन के बारे में बता सकते हैं। सिंस प्रोकैरियोटिक सेल्स आर simpler so they must have evolved before the eukaryotes, पहले प्रोकैरियोट्स है उसके बाद यूकैरियोट्स है। ओके, so you have the nucleoid. So okay, so it includes bacteria and archaea. So like the two domains that I had told you, then you have certain structures जो हम आने वाले सेशन में, आगे आने वाले सेशंस में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम वन ऑन वन कवर करेंगे, डोंट वरी, सब कुछ कवर होगा, आप टेंशन मत लो, बस अभी के लिए आप डायग्राम देख लो। सो यू हैव द फिब्रिया, फिब्रिया एग्जैक्टली थोड़ा सा बीच में तो नाइसीरिया गोनोरिया का हम एग्जांपल लेते हैं। इट हेल्प्स इन अडहेरेशन, अडहेयर करने में, चिपकने में हेल्प करता है, राइट। तो नाइसीरिया गोनोरिया में क्या होता है, इट हैज द फिब्रिया जिसकी हेल्प से ये हमारी यूरिनरी ट्रैक में जाके सेटल हो जाता है, वहां पे अडहेयर कर जाता है। देन यू हैव द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, जहां पे आपका डीएनए होता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम क्या होता है, यू हैव डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। दिस इज नॉट द पेन, दिस इज द हाइलाइटर पेन, ठीक है। आपके पास क्या होता है जेनेटिक मटेरियल में, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है, which is equivalent to one chromosome only. Then you have ribosomes which are the protein factory जहां पे प्रोटीन बनता है, ठीक है। फिब्रिया है, अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। देन क्या होती है, किस चीज की बनी होती है, तो फॉस्फोलिपिड बाइंडर की बनी हुई होती है। किस चीज की बनी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डोंट वरी, हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, पूरा का पूरा कवर करेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए थोड़ा सा याद कर लो किस चीज की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है,
हाइड्रोफिलिक साइट्स टुवर्ड्स द एक्वस मीडिया, हाइड्रोफोबिक टुवर्ड्स द कोर। साथ साथ में इसमें प्रोटीन होते हैं और क्या होता है, साथ साथ में क्या होंगे, सो यू कैन आल्सो हैव कार्बोहाइड्रेट साइड चेन्स, यू कैन हैव कार्बोहाइड्रेट side chains which are attached to the phospholipid and proteins which are attached, which may be or can be attached to phospholipid or proteins. Okay, I hope this is clear to all of you. Then you have the cell wall made up of peptidoglycan, you have ग्लाइकोकैलिक्स भी होता है, और ग्लाइकोकैलिक्स में क्या हम पढ़ रहे हैं कि ये या तो कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है या तो स्लाइम लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देन यू हैव फ्लैजिला फॉर द लोकोमोशन एंड दैट्स ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अभी हमने बहुत बेसिक में कवर किया है, डोंट पैनिक नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल है वो हमारे इवोल्यूशन चैप्टर में, आई शुड से बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन में या इवोल्यूशन में उन्होंने दे रखा है, तो हम तभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू द एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में अगेन वन ऑन वन हम सारी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। बच्चे क्या देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, पैनिक करेंगे। न्यूक्लियस बेटा, व्हाट इज न्यूक्लियस? So it is the information center. Then you have the plasma membrane, again same thing, phospholipid bilayer की बनी हुई होती है, phospholipid bilayer की बनी हुई होती है, और क्या, you will have protein, you will have carbohydrate side chain attached to either attached to phospholipid or protein. Now one very important thing, that is the cytosol. cytosol क्या होता है, ठीक है? So here what you have is this semi-fluid jelly-like substance. This semi-fluid jelly-like substance is what? This semi-fluid jelly-like substance is actually cytosol. ये आपका cytosol है, cytosol, cytoplasm, the same thing. Okay. Now हम क्या करते हैं, यूकैरियोटिक के केस में न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, सॉरी न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, तो गेट कंफ्यूज्ड, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, सेल न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ये हमें एनसीईआरटी में सिखाया है। आगे चलते हैं। Now, so you have the nucleus के parts पढ़ेंगे, then you have the plasma membrane, you have the ribosomes, ठीक है, you have the Golgi body, you have the lysosomes, you have endoplasmic reticulum, you can have flagella, ठीक है, डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में डिफरेंस होता है। You have सेंट्रोसोम जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, you have the cytoskeleton, microfilament, intermediate filament, microtubule, सब एक एक करके पढ़ेंगे। You have microvilli to increase the surface area, you have peroxisome, बच्चे peroxisome देखिए घबरा जाते हैं, peroxisome कुछ नहीं है बेटा, नाम में ही है बेटा, peroxidase synthesis, ठीक है, आपका ये क्या करता है, ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, राइट? सो ये क्या है, कई तरीके के मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, produces hydrogen peroxide as a byproduct and then converts it to water, ठीक है, तो इसमें आपके कई सारे ऐसे डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स होते हैं, राइट? वो क्या करते हैं, पेरोक्सिडेजेस होते हैं जो आपके सेल में डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में कहाँ होते हैं, लिवर में होते हैं, तो लिवर में बहुत सारे होंगे, राइट? जस्ट एन एग्जांपल। देन लाइसोसोम्स हैं एंड देन यू हैव द माइटोकॉन्ड्रिया, एक एक करके सारा पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले देन यू हैव द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्या यूनिक है, वैक्यूल है, ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है एंड सेल वॉल। तो ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एक एक करके सारी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? थोड़ा सा सेंटेम पढ़ा है, एडवांस पढ़ा है, तो थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। देखो बेटा ये क्या है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, तो हमने क्या किया, 10 किया, तो आप देख सकते हो एनुअल सेल का 10 है, बट यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे सरफेस दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा, ये मेरा सेम है, तो ये मेरा सेम है, एंड ये क्या है, इसी ईस का 10 है। अगेन देखो क्रॉस सेक्शन है, सो दिस इज द 10। सेम ये प्लांट सेल में है, डकवीड, अगर तुमने कभी अपने पार्क में देखना, तालाब में देखना, वहां पे बहुत सारा डकवीड, स्पाइरोडेला ग्रो करता है, so this is again the 10 क्रॉस सेक्शन है, दिख रहा है तुम्हें, है ना? सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंड हियर यू हैव अगेन द सरफेस व्हिच इज गोइंग टू बी सेम, एंड ये आपकी क्लामाइडोमोनास का 10 है, राइट? द क्रॉस सेक्शन यू कैन सी, लेट मी गेट योर सी इजी, आई होप सब कुछ समझ में आ गया तुम्हें। आगे चलते हैं। नाउ द न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस क्या है, इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द जीन,
Campbell says it contains most of the genes. Why it doesn't it say all of the genes? क्योंकि बेटा there are a few genes जो आपकी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं. So क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए द बुक राइट्स कंटेन्स मोस्ट ऑफ द जीन्स नॉट ऑल द जीन्स. फिर क्या है इसका क्या होता है, तो ये कौन सी माइक्रोस्कोपी है देख के बताओ. दिस इज द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी. तो ये जो बीच में आपको ये हाईली डेंस स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस जिसका डायमीटर है, जिसका ऑन एन एवरेज डायमीटर होता है 5 माइक्रोमीटर. अच्छा साइज की बात कर लेते हैं थोड़ा. यहीं पर अगर हमने 5 माइक्रोमीटर देखा है, तो लेट मी गेट बैक टू द स्लाइड जहां पर हमने साइज के बारे में डिस्कस किया था. नॉट योर बेटा सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्मा. तो माइक्रोप्लाज्मा का क्या होता है, इट इज 0.1 to 1 माइक्रोमीटर. ठीक है. एक प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होगा वो आपका 1 to 5 माइक्रोमीटर होगा. कितना साइज होगा इसका, इसका साइज होगा 1 to 5 माइक्रोमीटर. ठीक है. और कौन बचा, यूकैरियोटिक सेल. तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है दैट इज 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर. ठीक है. कीप दीज वैल्यूज इन रीच, ये आपकी कैमरे में नहीं है. आगे चलते हैं. सो वी आर डन टिल हियर. ये भी हो गया. या न्यूक्लियस के ऊपर हम बात कर रहे थे. तो कमिंग टू द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस का पिक्चर है. इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. सो सबसे पहले क्या होता है, जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है. डबल मेम्ब्रेन में दो मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है. सो आप देख सकते हो यू हैव द इनर मेम्ब्रेन एंड यू हैव द हियर दिस इज द ऑन द न्यूक्लियर साइड इनर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन. बेटा जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप होता है, राइट, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है इसमें क्या होते हैं, तो न्यूक्लियर एनवेलप एक एक पार्ट के बारे में लिखते चले जाते हैं. ओके कलर बदल लेते हैं तो हमें दिखेगा नहीं है. हाँ सो हमने कहा न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप क्या है. सो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है इट इज परफोरेटेड, उसमें पोर्स होते हैं. कौन से पोर्स होते हैं, उसमें होते हैं न्यूक्लियर पोर्स. जहां पे बेटा न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वहां पे इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस हो जाते हैं. दिस इज व्हाट द बुक सेज. एक बार हम देख लेते हैं. यहाँ पे कोर है, ये आपका कोर है. यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा है ये चीज. यहाँ पे देखो ये इनर था, ये आउटर था, ये दोनों आपस में कंटिन्यूअस हो गए. ठीक है. ये वाला इनर है, ये वाला आउटर है, दे आर कंटिन्यूअस. लुक एट हियर. ठीक है. ये यहाँ पे कंटिन्यूअस हो चुके हैं. ध्यान से देखो बहुत. ठीक है. यहाँ पे देखो, राइट, सो दे आर कंटिन्यूअस. तो जहां पे पोर होता है वहां पे वो कंटिन्यूअस हो जाते हैं. नाउ न्यूक्लियर पोर्स में एक इंट्रिकेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लाइन करता है चैनल्स को, जिसको कहते हैं पोर कॉम्प्लेक्स. क्या है ये, इंट्रिकेट प्रोटीन का नेटवर्क कह लो, इंट्रिकेट प्रोटीन स्ट्रक्चर कह लो, जो पोर्स को लाइन करता है, जिसे हम कहते हैं पोर कॉम्प्लेक्स. क्या कहते हैं, पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं. यहीं से ये आरएनए, प्रोटीन और अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के एंट्री को रेगुलेट करेगा विद द हेल्प ऑफ द पोर कॉम्प्लेक्स, जो कहां है, पोर के अंदर पाया जाएगा. देन कम्स द नेक्स्ट थिंग. इसके बाद क्या होता है बेटा, ऑन द इनर साइड ऑफ द, ओके सो आई टोल्ड यू कि आपके पास एंड में एक होगा इनर मेम्ब्रेन और एक होगा आपके पास आउटर मेम्ब्रेन. तो इनर मेम्ब्रेन के साइड में क्या होगा बेटा, इनर मेम्ब्रेन के साइड में आपके पास होगा न्यूक्लियर लैमिना. क्या होगा, न्यूक्लियर लैमिना. ये न्यूक्लियर लैमिना क्या होता है, सो इट इज अगेन अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स. एनिमल सेल्स में यहाँ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे टू द मेम्ब्रेन. ओके सो हम एक बार देख लेते हैं. लुक एट दिस डायग्राम, दिस डायग्राम. ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूक्लियर लैमिना. The net-like lamina lines the inner surface of the nuclear envelope.
ओके, सो ये क्या है, और इसे एनिमल में किसका है, सो दिस इज एनिमल सेल, दिस वन इज मेड अप ऑफ, दिस वन इज मेड अप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। नाउ वन मोर थिंग, अब दूसरा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में यू हैव न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साथ साथ में आपके पास एक और चीज होती है, दैट इज द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, दैट इज द न्यूक्लियर मैट्रिक्स। सो आपके पास न्यूक्लियर एनवेलप होगा सेल के अंदर, देन यू विल हैव द न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा, अगेन इट विल बी अ मेश लाइक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, जो क्या करेगा, जो आपके क्रोमेटिन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, जो क्या करते हैं, क्रोमेटिन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। अगर मेरा क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज होगा तो इट विल फंक्शन प्रॉपर्ली, तो सपोर्ट देता है, ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। देन इसके बाद आपके पास क्या आता है, एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, जिसका प्लूरल होगा न्यूक्लियोलाई। सो न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये बेटा इसका रोल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए, इन द फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, कीप दिस इन माइंड, आरआरएनए बनाता है। कैसे बनाता है, तो ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोलस इटसेल्फ विल मेक, न्यूक्लियोलस इटसेल्फ विल मेक आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। बाहर से साइटोसोल से कुछ प्रोटीन्स आएंगे, क्या आएंगे, प्रोटीन्स आएंगे। वो प्रोटीन क्या करेंगे, सेल न्यूक्लियर पोर के थ्रू अंदर आएंगे, न्यूक्लियोलस के पास आएंगे, एंड न्यूक्लियोलस आरआरएनए प्लस प्रोटीन मिला के बना देगा। ये प्रोटीन कहां से आए, दे हैव कम फ्रॉम द साइटोसोल, राइट, थ्रू द न्यूक्लियर पोर, इससे मिला के बना देगा राइबोसोमल सबयूनिट्स, राइबोसोमल सबयूनिट्स। अब ये सबयूनिट्स क्या करेंगी, ये तुम्हारे न्यूक्लियर पोर से बाहर जाएंगी, और ये बाहर जाके वहां पे दे विल कम टुगेदर टू मेक द राइबोसोम। ओके, दे विल बाइंड टुगेदर टू मेक द राइबोसोम। तो हमने देन लास्ट में क्या बचा, क्रोमेटिन बच गया। आपके पास क्या हुआ, क्रोमेटिन। जब सेल इंटरफेस में होता है तो आपको क्रोमोसोम्स नहीं दिखेंगे, यू विल गेट लीनियर डीएनए जो आपस में इंटरवाइंड होंगे, टिंगल्ड होंगे, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। Okay, so we have discussed all these things. Within the nucleus are the chromosomes, which appear as a mass of chromatin, DNA, and associated proteins, histone proteins. More or one or more nuclei. तो nuclei बेटा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। For example, जैसे एक पैनक्रियाटिक सेल का एग्जाम्पल देखिए। पैनक्रियाटिक सेल क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर कोई पैनक्रियाटिक सेल बना रहा है तो एंजाइम्स क्या होता है, प्रोटीनेशियस इन नेचर, मतलब उस सेल में बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाने की उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे सेल को बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाना है तो उसे बहुत ज्यादा राइबोसोम चाहिए। राइबोसोम्स कहां से बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोलस। तो इसी वजह से एक पैनक्रियाटिक सेल में यू विल फाइंड अ फ्यू मिलियन ऑफ राइबोसोम एंड मल्टीपल न्यूक्लियोलाई। आई होप दिस जस्टिफाइज द फैक्ट। ओके, और कुछ हमारा बच रहा है, तो वी हैव डिस्कस अबाउट क्रोमेटिन। ये बीच में क्या है, यू हैव द क्रोमेटिन, we have talked about the nuclear envelope, we have talked about the core complex and the nuclear lamina. ठीक है, all the points have been covered. नेक्स्ट आते हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो ये किस चीज के बने होते हैं, एज आई टोल्ड यू, राइबोसोमल आरएनएस, आरआरएनएस के बने हुए होते हैं। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे इन द मॉलिक्यूलर बायो, जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको अच्छे से। एंड प्रोटीन्स, ठीक है, दे आर द कंपोनेंट। नाउ very important point what Campbell says, it says that ribosomes are not membrane bound, इसलिए they are not considered as cell organelles, since they are not membrane bound so they are not considered cell organelles. Okay, बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में भी साइटोसोल खाली नहीं होता है, it has some protein bounded granules, but क्या होता है, वो membrane bounded नहीं होते। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोसोल में भी you will find certain particles, certain granules, they are protein bound but they are not membrane bound। ठीक है, वो प्रोटीन्स होते हैं बट वो मेम्ब्रेन नहीं कह सकते उन्हें हम। तो राइबोसोम्स भी हैं, they are not membrane bound, इसी वजह से हम उन्हें ऑर्गेनेली कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, सो राइबोसोम्स हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा, राइबोसोम्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। देयर कैन बी फ्री राइबोसोम्स, देयर कैन बी बाउंड राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स क्या होंगे, तो एज द नेम सजेस्ट दे विल बी सस्पेंडेड इन द साइटोसोल, सस्पेंडेड इन द साइटोसोल में। जस्ट एन एग्जांपल, जैसे कि साइटोसोल में क्या होता है, साइटोसोल में होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एंजाइम। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, वो कौन बनाएगा, वो फ्री राइबोसोम बनाएगा।
तो जनरली जो सेल की खुद की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए आपका फ्री राइबोसोम बनाता है। Then comes the bound ribosomes. So bound ribosomes they will be bound somewhere. कहाँ पे बाउंड होते हैं? ER पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे या फिर न्यूक्लियर एनवेलप पे। इनका काम क्या होता है? तो बेटा इनका सबसे पहला काम है, ठीक है, इनका सबसे पहला काम क्या है? तो सबसे पहला काम है ये ऐसे प्रोटीन्स को बनाएंगे which are meant for insertion in the plasma membrane. Insertion in the plasma membrane, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इन द मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रोटीन्स जो जिन्हें आपको इंसर्ट करना है इन द मेम्ब्रेन। सेकंड क्या होगा? जिन्हें आपको पैक करवाना है, पैकेजिंग करवानी है, किस फॉर्म में? किनकी पैकेजिंग करानी है? प्रोटीन्स की पैकेजिंग करवानी, कहां करनी है? इन अदर सेल ऑर्गेनेल्स, अदर सेल ऑर्गेनेल्स। एग्जांपल में लाइसोसोम, राइट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। नाउ और कहां आ सकता है? और स्लाइड भी आ रहे हैं या पिया, तो ये और क्या और कहां आ सकते हैं? ये सिक्रीशन के लिए, राइट, एक्सपोर्ट आउटसाइड दिस, दैट इज सिक्रीशन, करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। सो राइबोसोम्स हो गए। पैंक्रियाटिक सेल के बारे में जो मैं तुम्हें बताता हूं, फ्री एंड बाउंड राइबोसोम्स होते हैं, राइट, 2 सब यूनिट्स। तो फ्री एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंड, राइबोसोम बाउंड टू ईआर, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। Okay, so this is a 10 diagram. Now, next topic is the endomembrane system. Endomembrane system क्या है? The endomembrane system regulates protein traffic and performs metabolic functions. It regulates traffic and performs metabolic functions. Okay, so endomembrane system क्या है? Endomembrane system basically आपके सेल के अंदर का compartmentalization है। सेल अंदर से compartments में बटा होता है ताकि incompatible reactions भी एक साथ हो सके। वो compartments कौन बना रहा है? वो आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना रहा है, राइट। क्या हो रहा है वहां पे? आपके सेल ऑर्गेनेल्स आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है वहां पे? आपका एक पूरा नेटवर्क बन रहा है ऑफ ट्यूब्यूल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑफ हॉलो ट्यूब्स, जिनको हम कहते हैं सिस्टर्न। क्या कहते हैं? सिस्टर्न कहते हैं। वेयर इज द टर्म रिटन? ओके, सो ईआर आ गया, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या हो रहा है? बेसिकली इट्स अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू क्या क्या काम हो रहे हैं? जिसके थ्रू हमारे पास काम हो रहे हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या हो रहा है इस सिस्टम के थ्रू? ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्रोटीन्स का, ठीक है, ऑर्गेनेली का, मेटाबॉलिज्म में काम हो रहा है, मूवमेंट में काम हो रहा है, एंड डिटॉक्सिफिकेशन में काम हो रहा है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? So many of the different membrane-bound organelles of the eukaryotic cell are part of the endomembrane system. कौन-कौन से organelles हैं? न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, various kinds of vesicle and vacuoles, and the plasma membrane. तो कैम्बल इतने सबको मेंशन करते हैं, चार नाम मेंशन करती है, ठीक है। So ER, गोल्गी, vacuoles and lysosomes. This is what the NCERT says, पर यहाँ पे इतने सारे नाम मेंशन किए हैं, the nuclear envelope, ER, Golgi, lysosomes, various kinds of vesicle, vacuoles, and the plasma membrane is a component of the endomembrane system. सपोर्ट देते हैं, क्या करते हैं? प्रोटीन के सिंथेसिस, प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट, ऑर्गेनेलीज में, मेटाबॉलिज्म में, मूवमेंट ऑफ लिपिड्स में, डिटॉक्सिफिकेशन में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम काम करता है। सो वी विल ओनली बी डिस्कसिंग द फर्स्ट इन दिस क्लास, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है। बचा जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स दैट अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन इन मेनी यूकैरियोटिक सेल। तो ये आपका क्या है? मोर देन हाफ, मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूट कर रहा है। मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है। इन ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम सिस्टर्न। क्या कहते हैं? सिस्टर्न कहते हैं, व्हिच इज द लैटिन टर्म मीनिंग रिजर्वॉयर ऑफ लिक्विड। व्हाई? बिकॉज़ वो अंदर से हॉलो होते हैं, इनमें मतलब कैविटी होगी, जिस कैविटी को बेटा हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं, ईआर ल्यूमेन कहते हैं, और सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं या फिर सिस्टर्नल स्पेस करते हैं, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब क्या होता है? जो ईआर की मेम्ब्रेन होती है, इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। सो इसको अगर हम देखें, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? आई विल जस्ट शो यू। यस, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, और यहाँ पे देखो ये तुम्हारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे देखो ये दोनों जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देखो जुड़े हुए हैं, ये कंटिन्यूअस है, मतलब ये आपस में दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, इधर उनके बीच में फिजिकल कनेक्टिविटी हो, दिस इज द टर्म दैट कैम्पबेल यूजेस, फिजिकल कनेक्टिविटी, या फिर उनके बीच में
क्या हो, वेसाइकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता हो, वेसाइकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता हो, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बैक चलते हैं थोड़ा सा। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, स्मूथ मतलब इट विल लैक राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इट विल हैव राइबोसोम्स ओवर इट्स सरफेस, बाउंडेड राइबोसोम्स इसके ऊपर होंगे, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, so membrane like which is okay, so a membranous system of interconnected tubules and flattening saccoid cisterna. The ER is also continuous with the nuclear envelope as shown in the cutaway diagram here. The membrane of the ER encloses the continuous compartment called ER lumen, ठीक है। Rough endoplasmic reticulum which is stuck on its outer surface with ribosome can be distinguished smooth ER in the electron micrograph. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में सेम और 10 को सॉरी स्मूथ ईआर और आरईआर को डिफरेंशिएट कर सकते हो। नाउ फंक्शंस पे आते हैं, वेरी इजी फंक्शन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला फंक्शन क्या है? तो फर्स्ट हम आते हैं सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स में जैसे एग्जांपल में स्टेरॉइड हार्मोन्स फ्रॉम टेस्टिस, ओवरी, एड्रेनल ग्लैंड के जो तुम्हारे कॉर्टिकॉइड्स होते हैं फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड दे ऑल स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है, ठीक है। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स सिंथेसिस में कौन हेल्प कर रहा है? हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो नेचुरली टेस्टिस के सेल्स में, ओवरी के सेल्स में, ओके, एड्रेनल ग्लैंड के सेल्स में जहां से कॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो रहे हैं वहां पे बेटा आपका एचसीआर का अमाउंट नेचुरली ज्यादा होगा, राइट। देन आता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के ऊपर। तो गाइस डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के ऊपर द पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपका ड्रग होगा उस पे द एंजाइम्स प्रेजेंट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल अटैच अ OH ग्रुप। वो क्या करेंगे? वो एंजाइम क्या करेंगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देंगे टू द ड्रग। अब OH क्या होता है? इट्स अ पोलर ग्रुप, राइट, ये पोलर होता है। सो जो ड्रग है इट विल एज अ होल विल बिकम मोर सॉल्युबल एंड इट विल बी readily eliminated from the body, वो बॉडी से readily eliminate हो जाएगा, राइट। समझ में आया? आई होप। अब जैसे कुछ ड्रग्स का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑफ द सेडेटिव ड्रग्स। सेडेटिव ड्रग्स क्या होते हैं? सेडेटिव ड्रग्स आपकी वो ड्रग्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी आपकी दे आर एक्चुअली सीएनएस डिप्रेसेंट, वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। आपको दे विल मेक यू ड्राउजी, फील ड्राउजी, ड्राउजीनेस लाएंगे, वो आपको शांत करेंगे, वो आपको स्लीप इंड्यूसिंग होते हैं। सेडेटिव्स क्या होते हैं? दीज आर ड्रग्स व्हिच आर स्लीप इंड्यूसिंग which will depress your central nervous system, they are CNS depressants, they will cause drowsiness in you, ठीक है। तो ये आपकी मतलब नींद में आप यूज करोगे, अगर आपको नींद चाहिए यू विल टेक सेडेटिव्स। तो एग्जांपल में जैसे हम फेनोबार्बिटल ले सकते हैं और बार्बिटुरेट्स। तो बेटा ये एक काफी स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रग्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? जो एचसीआर होगा वो इनको क्या करेगा? इनको डिटॉक्सिफाई करेगा, इनको रिमूव करेगा, रेडली रिमूव करेगा। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों ड्रग्स क्या है? दे आर सेडेटिव ड्रग्स। ये जो ड्रग्स हैं, अगर जैसे कि मैं एक पेशेंट हूं, सपोज करो मुझे नींद नहीं आती है और मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, कि मैं स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स सेडेटिव्स को ले रहा हूं। So now what will happen? जैसे जैसे मैं ड्रग्स लूंगा तो ये ड्रग्स जो है they can cause, these drugs can actually cause proliferation of HCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोलिफरेशन करेगा, मतलब सेल के अंदर, कहां पे? लिवर के अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन से लिवर सेल्स के अंदर एचसीआर की अमाउंट प्रोलिफरेट मतलब बढ़ जाएगी। जो एंजाइम इनको डिटॉक्सिफाई कर रहा था वो एंजाइम की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एचसीआर बढ़ जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? पहले जिस डोज पे आप चल रहे थे, काम चला रहे थे, वो डोज धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? इनइफेक्टिव हो जाएगा, फिर आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम डोज बढ़ाते चले जाओगे, पॉजिटिव हार्ट टॉक्सिक बार्बिट्रेट्स को कम डोज पे एक्सेस ऑफ डोज बढ़ाओगे, एनेस्थीसिया की तरह यूज किया जाता है, बहुत हाई डोज पे ले लोगे तो कोमा एंड देन डेथ, तो बार्बिट्रेट्स से दिया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलता है, ओके। सो
एक और प्रॉब्लम हो जाता है, लाइक आपने जैसे एचसीआर का इन्होंने प्रोलिफरेशन करवा दिया, डिटॉक्सिफिकेशन तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, तो कोई भी ड्रग आपके काम नहीं करेगा, आपकी बॉडी से तुरंत एलिमिनेट करने लग जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, बारबिटरेट्स अगर आप ले रहे हो, बारबिटरेट्स की वजह से क्या होगा, जो एचसीआर प्रोलिफरेट कर जाएगा, जो एंजाइम्स हैं वो उनका अमाउंट बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से अदर एंटीबायोटिक्स लाइक जैसे बारबिटरेट्स के केस में देखिए सर्टेन एंटी मतलब बारबिटरेट्स के लिए तो बारबिटरेट्स इन पे काम नहीं करेगा, साथ साथ में बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी किसने एचसीआर को प्रोलिफरेट करा दिया, एंजाइम्स के अमाउंट बढ़ा दिया, जो दूसरे एंटीबायोटिक्स हैं और ड्रग्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, ये भी काम नहीं करेंगे, ये भी काम नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। Okay, I hope this part is clear to all of you. Then comes the storage of calcium. The storage of calcium, calcium को store करता है मसल सेल्स में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, एंड बाद में कैल्शियम जब एक्शन पोटेंशियल मसल सेल्स तक पहुंचता है, कैल्शियम रिलीज होता है एंड इट कॉजेस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मसल्स की कहानी हो गई। कुछ सेल्स में क्या करता है, कैल्शियम जो है इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन, इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ, for example for say proteins, it helps in secretion of protein from the cell, ठीक है। तो कैल्शियम इस तरह से काम करता है, ऑल्सो जो एचसीआर इट आल्सो हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में काम करता है। देन कम्स द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सेक्रेटरी प्रोटीन सिंथेसिस, एज आई टोल्ड यू दे आर बाउंड, एचसीआर हैज बाउंड राइबोसोम, बाउंड राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, तो हमें बताया कि अगर कोई भी प्रोटीन मुझे इंसर्ट कराना है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इंसर्शन इन द मेम्ब्रेन। सेकंड, पैकेजिंग इन अदर सेल ऑर्गेनेल्स। थर्ड हमने क्या पढ़ा, थर्ड हमने पढ़ा सिक्रीशन, तो ये सिक्रेटरी प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है, एंड एज आई टोल्ड यू कि प्रोटीन्स प्रिपेयर करता है ऑन द मेम्ब्रेन, तो ये मेम्ब्रेन फैक्ट्री भी काम करते हैं, बीएसएस मेम्ब्रेन फैक्ट्री फॉर द सेल। एचसीआर आरईआर दोनों आपके फॉस्फोलिपिड्स बनाएंगे, एंड आरईआर आपके प्रोटीन्स भी बनाएगा व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर मेम्ब्रेन synthesis. Okay, so now one important thing. Okay, now here in this diagram, तो जैसा मैंने तुम्हें बताया कि जो यहाँ पे there is a term that is a transitional ER, तो जैसा मैंने तुम्हें बताया कि जो जैसे तुम्हारे ER है उसमें से क्या बन रहा है, उसमें से प्रोटीन्स पैक होकर निकल रहे हैं in the form of vesicles, right? तो जहां से वो बल्ब आउट कर रहे हैं, जहां से वो बल्ब आउट कर रहे हैं, यहाँ जहां से निकल रहे हैं, see they are bulbing up, तो इसको हम ट्रांजिशनल ER कहते हैं, and this is the vesicle being formed is transport vesicle, and what will have, it will have the secondary protein, it will have the secretory protein. Okay, so I hope this part is clear to all of you, and that's it for today's session. आज के लिए हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने various types of microscopies डिस्कस की, सेल का इतिहास पढ़ा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का बेसिक ओवरव्यू किया, हमने न्यूक्लियस के बारे में बहुत न्यू पॉइंट सीखे, हमने राइबोसोम्स के बारे में सीखा, हमने समझा कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, हमने समझा कि एचसीआर आरईआर में क्या फंक्शन होता है। तो दीस आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप सीख चुके हो, एंड बेटा लाइन बाय लाइन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कैम्बल से ही पढ़ाया है। जब आप बुक खोलोगे कैम्बल को, यू विल फाइंड कि ओके तो हमने पढ़ा है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको सेशन से नोट्स बनाने हैं, डोंट फॉरगेट सेशन से नोट्स बनाना इज वेरी एसेंशियल। और अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है और मेरे से और क्लोजली पढ़ना है और टच में रहना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, एंड यू कैन आल्सो think, you can also consider to get yourself registered in NSCGS Ranker 2024 batch, which has already started on 8th of April, right? So क्या होगा, we are promising 150 plus live sessions to you guys, and you can also watch the replays if you miss it. Now 2 physics, 2 chemistry, 2 biology section पब्लिक, extra sessions भी है और शेड्यूल किए जाते हैं as per the requirement. रेगुलर टेस्ट होंगे on NSCGS pattern, मेंटरशिप मिलेगी आपको, गाइडेंस मिलेगी फ्रॉम निधि मैम, फ्रॉम मी, फ्रॉम विकास सर, राइट, वी आर देयर टू गाइड यू। सैम सपोर्ट मिलेगा आपको, आप लाइक स्टूडेंट असिस्टेंट मैनेजर, वी कॉल देम एज सैम सपोर्ट मिलेगा। वी हैव अ डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप फॉर डाउट सॉल्विंग, जिसमें बच्चे आपस में इंटरैक्ट करते हैं, फैकल्टी से इंटरैक्ट करते हैं। वी विल प्रोवाइड यू विद तत्वा। नाउ तत्वा क्या है, तत्वा क्या है, तो like this is the study material that we provide from ours and it is of superior quality. Believe me, like Campbell, NCERT, many publications का material हमने मिला के तत्वा प्रिपेयर किया है by the experts. Okay, so तत्वा and the language of that is English. If you are not comfortable with English, we'll teach you in Hindi, and if you don't understand Hindi, we'll teach you in English. Don't worry, the batch is
bilingual. And what is the price? So the price is only 4444, but if you apply this code VUS Pro, you will get it at the price of 399.60. That's it for today from my side. Thank you very much. Good night. We'll meet in the next class. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Bye everyone. Good night.